गुड मॉर्निंग बेटा। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि इलेक्टिव हिंदी की सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग कविताएं रीड आउट कर रहे थे। प्रसंग साहित्य व्याख्या एंड सार। कहने का भाव के सेक्शन ए में जो काव्य कुंज की बुक है उसमें प्रसंग साहित्य व्याख्या आती है और सेक्शन बी में जो है काव्य कुंज की कविताओं का जो है सार आता है। ठीक है, तो हम 2 in 1 जो है वो एक ही वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी 2 कविताएं हो चुकी हैं, अब 3rd कविता पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके सेक्शन ए में जो कविताएं की कुछ लाइनें आएंगी, ठीक है, उसको आपने प्रसंग साहित्य व्याख्या करनी है। 2 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट में यानी कि 2-2 कविताएं आएंगी, तो दोनों ही अटैम्प्ट करनी होती है। का एंड खा, अगर आपने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है तो आपने क एंड ख दोनों को ही अटैम्प्ट करना है। सपोज करो अगर आपने जे किया है तो आप इसका पार्ट कंप्लीट करेंगे। जे नहीं कि एक मुझे जे आता है, ठीक है, फर्स्ट में, और सेकंड में जे आता है तो मैं जे कर लूँगी। जे नहीं, अगर आपने जे पार्ट स्टार्ट किया है तो इन दोनों की ही व्याख्या करनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों अलग अलग कवि की कविताएँ हैं। अगर सेकंड स्टार्ट किया है तो इन दोनों की करनी पड़ेगी। तो जो हम कविताएं रीड आउट कर रहे हैं और साथ में ही जो सेकंड पार्ट आता है उसमें भी ऐसे 2 आते हैं चीज़ें। अगर 3rd आपने पार्ट स्टार्ट करना है तो आपने साहित्यिक परिचय देना है उस सभी का। जैसे आज हम जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं बट साहित्यिक परिचय नहीं कर रहे, उसकी कविता पढ़ रहे हैं और सार कर रहे हैं। जो साहित्यिक परिचय में अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। अगर साहित्य परिचय कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इट मीन्स आपको 2 कविताओं का सार करना पड़ेगा। एक में वो उद्देश्य पूछ लेंगे और दूसरे में सार पूछ लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। जयशंकर की प्रसाद की पहली कविता है अरुणा जेह मधु में देश हमारा। पहले तो इसके जो वर्ड्स आ रहे हैं उस चीज़ को समझो क्योंकि उसने 3-4 कविताएं दी है, जस्ट यही कविता थोड़ी सी टफ है, बाकी सभी इजी है। अरुण का मतलब होता है जब सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है, उदय होता है, तो उसके प्रकाश से जो सारा आकाश है, समुद्र है, वो लाल लाल दिखाई देता है ना। उसे कहा गया है अरुण। जहाँ पहुंचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती और आकाश एक जैसे हो गए हों, अर्थात जो आकाश है सुबह का थका हारा होकर वो धरती के पास आकर आराम कर रहा है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। तरु शिखा होता है, तरु होता है आपको पता, पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, जब वृक्ष कह लो, शिखा उसकी चोटियाँ, ठीक है, पेड़ की चोटियाँ। तो तामरस होता है कि जो फूल है, कमल के फूल है, वो रस से भरे हुए हैं। गर्भ विवाह यानी कि पूरी तरह वो उनके पराग जो है पूरी तरह भरे हुए हैं। तो तामरस यानी कि कमल के फूल कहाँ खिले हुए हैं? तालाब में, ठीक है। तालाब में जो खिले हुए फूल को देखकर जो पेड़ है वो भी खुशी से नाच रहे हैं। छिड़का जीवन हरियाली पर मंगल कुकम सारा। तो ऐसे लग रहा है कि कुकम जो बिखेरा हुआ है। तो उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज हमारा। खग क्या हो गया? पंछी, है ना। नीड़ क्या होता? उनका जो घर होता है पंछियों का। तो लेकिन जहाँ घर बताया गया है भारत की धरती को, जब प्रवासी पंछी हमारे देश में आते हैं। और इसके प्रसंग को भी थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो प्रसंग है जहाँ इसका पिछोकड़ लिया गया है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल जो है लाइन्स ली गई है। कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविता अरुण जे मधु में देश हमारा से लिया गया है। ये तो आपको पता है, कवि का नाम लिखना है, कविता का नाम लिखना है, और किताब का क्या नाम है? काव्य कुंज किताब है, ठीक है। काव्य कुंज किताब का नाम है वो है। अब ऐतिहासिक क्या है? ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक में यूनानी विजेता सेल्यूकस की बेटी कार्निलिया ये गीत गाती है। वंस अगेन ये चीज़ समझो कि ये एक्चुअली गीत है, लेकिन गा कौन रही है? कार्निलिया। तो कार्निलिया कौन है? सेल्यूकस की बेटी।
तो नाटक कौन सा लिखा हुआ है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में जो उसमें एक करैक्टर आ रहा है सेलूस, ठीक है, उसकी बेटी जो जहाँ पर कार्नेलिया गीत गा रही है। कहने का भाव कि कवि ये दर्शाना चाहता है कि देखो जो फॉरेनर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमलावर आते थे लेकिन जहाँ पर आकर रहने लगते थे, उनको भी हमारे देश से कितना प्यार हो जाता है। तो वो जो कार्नेलिया है वो भारत की प्रशंसा करते हुए ये गीत गाती है कि कितना मनोहर देश है, ठीक है, कि जहाँ सुबह भी इतनी सुहावनी लगती है, रात इतनी अच्छी लगती है, जहाँ के जो तालाब में खिले हुए कमल के फूल इतने अच्छे लगते हैं। तो वो उनके हर एक चीज़ को जो पर्सनिफिकेशन कर रही है। पहले प्रसंग आपको समझ में आ गया। आगे देखो, अरुण जय मधु में देश हमारा, जब सूर्य उदय होता है, यानी कि उषा कालीन बाल सूर्य की लालिमा को से रंग हमारा जे देश वर्ष अधिक सुंदर लगता है। अरुण जे मधु में देश हमारा, जब सूर्य उदय होता है तो उसकी लाली से हमारा जो देश है बहुत ही सुंदर लगता है। जहाँ पहुँचा अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तो वहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे दूर कहीं जो है धरती और आकाश आपस में मिल गए हों, अर्थात जो आकाश है थका हारा होकर वो धरती में गोद में आकर सहारा ले रहा है। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरशिखा मनोहर, तो जहाँ ऐसा लगता है कि जहाँ पर तालाब के जो कमल के फूल खिले हुए हैं, ठीक है, तो कमल के फूलों को रस से भरा हुआ देखकर, खिले हुए देखकर, ठीक है, जो तरुशिखा है, जो पेड़ की चोटियां हैं, उसके पास जो किनारे पेड़ हैं, वो भी खुशी से नाच रहे हैं। छिड़का जीवन हरियाली पर मंगल कुकम सारा, तो सारे वातावरण में जो है सूर्य की जो ललिमा है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो क्या कर रही है? कल्याणकारी जो किरणें बखेर रही है। लघु सुरदन से पंख पसारे शीतल मले समीर सहारे, तो लघु क्या हो गया? छोटा छोटे, ठीक है, तो कहता है कि जो उधर आकाश में अपने छोटे छोटे पंखों के सहारे उड़ते हुए पंछी भी आ रहे हैं। लघु सुरदर से पंख पसारे, कि वहाँ से आपको पता है ना, जो सुबह सुबह होती है, चाहे शाम को होता है, इवनिंग टाइम होता है, तो पंछी जो आपको आकाश में इकट्ठे उड़ते दिखाई देते हैं। तो वहाँ छोटे छोटे पंछी भी अपने पंख उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। सारे शीतल मले समेत सहारे, तो ऐसा लग रहा है कि नन्हे इंद्रधनुष की तरह शीतल मंद जो समीर जो है वो बिखेर रहे, उसके सहारे यानी कि हवा के सहारे जो उड़ते आ रहे हैं। तो इस सहारे से जो है भारत का जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा, सुंदर, मनोहर लग रहा है। उड़ते खग जिस और मुँह किए समझ नियड़ निच प्यारा, तो आकाश में जो पंछी उड़ते आ रहे हैं वो उस तरफ उड़ते आ रहे हैं जहाँ पर उसे अपना घर दिखाई देता है, अपना नीड दिखाई देता है। तो कहने का भाव कि वो भारत को ही अपना घर मानते हैं, क्योंकि प्रवासी पंछी जो है इंडिया में आकर रहते हैं। नेक्स्ट है, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ बड़े करंचल, लहरें टकराती अनंत की पाकर यहाँ किनारा, हर कुमले उषा सवेरे भारती डुलकती सुख मेरे, मधुर ऊँगते रहते अब जब जब कर रजनी बर तार। देखो, वर्षा जब होती है तो उसे क्या कंपैरिजन किया है कि मान लो कि वो इंडियन के लोगों का, भारतीय लोगों का दुख तकलीफ देखकर जो है उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर हेम कुंभले उषा सवेरे, कि जो है उषा है, जो सुबह है, वो सोने का गड़ा लेकर जो है वो प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रही है। मधुर ऊँगते रहे जब कर रजनी बरतार, तो वो तब सुबह हो रही थी जब अभी आकाश में अभी भी रजनी क्या होगी? रात। अभी भी रात के जो तारे हैं वो अलसाए हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आप सुबह सुबह उठकर देखो, जब सूर्य अभी उदय नहीं हुआ होता वो तारे थोड़े लाइट डिम से दिखाई देते हैं। तो वो उसका कंपैरिजन करती है कि वो लग रहा है कि अभी ऊँग रहे हैं, नींद से पूरी तरह जागे नहीं हुए हैं।
तो प्रसंग उसी तरह सेम करना है अपने कि जो प्रस्तुत जो पदांश है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जहाँ पर जो सेलुक्स की बेटी है कानोलिया वो भारत की प्रशंसा में गीत गा रही है, जिसे देखकर भारत की सुंदरता को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो रही है। कहते हैं कि ये वे देश है जहाँ पर धरती के ताप, पीड़ा और दुख को देखकर जो बरसात है वो भी अपने आंसू भरकर बादल बना रही है, बादल बनाकर जो है वर्षा कर रही है। लहरें टकराती आनंद की पाकर जहाँ किनारा, तो जो समुद्र की लहरें हैं वो भी थकी हारी टकराकर जहीं पर ही आसरा पाती है, जहीं पर आराम पाती है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे बाती डुलकाती सुख मेरे, तो ऐसा प्रतीत होता है सुबह सुबह कि जो उषा है, सुबह है, वो सोने का गड़ा लेकर आती है और कोशिश करती है कि मैं भारतीय लोगों को एक सुख का दोबारा से एक मैसेज सुनेहा जो दूं। मधुर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारे, तो कहते हैं कि ये कार्य वह भोर से ही करने लगती है। जब तब करती है जब अभी सूर्य उदय नहीं हुआ होता है ना, तो पूरी तरह उदय नहीं होता, तो तब क्या होते हैं, जो तारे होते हैं ना वो अभी उग रहे होते हैं, अर्थात हल्के से टिमटमा रहे होते हैं। ठीक है, इन दोनों की आपकी मैं व्याख्या कर दी। अब हम इसका सार पढ़ेंगे। अरुण जय मधुमेह देश हमारा कविता का सार और संदेश लिखिए। जयशंकर प्रसाद प्रस्तुत गीत ये गीत है। ठीक है, में एक विदेशी युवती कार्निलिसा से भारत का गुणगान करवाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यूनानी सेनापति सेलुकस की बेटी कार्निलिस ये गीत गाती है। कार्नेलिया कहती है कि प्यार के लाल रंग में रंगा ये भारत देश सचमुच ही बहुत सुंदर है। ये इतना विशाल और करुणा से भरा देश है कि जहाँ तो जो क्षितिज है वो भी मानो ऐसे लगता है जैसे सहारा ले रहा हो, वो सहारा लेने के लिए धरती पर बैठ गया हो। वे प्रातकालीन सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि ऐसे लगता है कि रसों से भरे कमलों के पराग को देखकर जो वृक्ष की डालियां हैं वो भी खुशी से झूम रही है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है, अर्थात ताजी हरी घास नाच रही है। चारों ओर प्रांत की ललिमा सौभाग्यशाली जो रोली है कुकम की तरह बिखरी हुई है। वे आकाश की ओर देखते हुए कहती है कि इंद्रधनुष जैसे, आपको पता ना इंद्रधनुष जो एक रेनबो बनती है ना, इंद्रधनुष जैसे अपने छोटे छोटे रंग बिरंगे पंखों के सारे उड़ते हुए बहुत सारे पंछी जो दिखाई देते हैं, उन्हें भी यही लगता है कि भारत ही एक्चुअली उसका असली घर है। ये वे देश है जहाँ दूसरों के दुख में आंसू आंखें बरसात करने लगती है और बरसाती भारत ही उनकी आंसू बहाती है, जहाँ पर विशाल समुद्र की बेचान लहरें को भी शांति मिलती है। प्रातः के समय उषा सूर्य रूपी सुनहरा गड़ा लेकर आती है जिसमें सुखों का भंडार लेकर आती है, अर्थात इस धरती पर उड़ेल देती है। सुनहरी धूप से भारत की धरती पर जाती है। ऐसे समय में जब अभी आकाश में तारे ऊँग रहे होते हैं, मिटने वाले होते हैं, उषा जहाँ पर सुख बरसा कर जाती है। आगे जो प्रतिपाद आता है वो भी सेम ही होता है, स्टार्टिंग लाइनें थोड़ी सी अलग करनी होती है। और नेक्स्ट अरुणा जे मधुमेह देश हमारा, उसका उद्देश्य क्या है ये भी आपने स्टार्टिंग करके बाकी सारा सार लिख देना होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप 1 2 4 लाइनों में ही लिखोगे। तो नेक्स्ट कविता करते हैं अब। ले चल वहाँ बुलावा देकर। ये कविता काफ़ी इजी है इसलिए मैं थोड़ी शॉर्ट में करवाऊंगी, प्रसंग बताऊंगी और कहना क्या चाहा ये बताऊंगी। ठीक है, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नावक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कलहाल की अवन रे। जहाँ जो कवि है, ठीक है, अपने जो जीवन रूपी है उसे नैया उसे बोल रहा है, नक के नावक है, तो तुम मुझे इस शोर शराबे भरी दुनिया से कहीं दूर लेकर चला जा, जहाँ बिल्कुल शांति हो, प्रकृति की गोद में ले जा। ठीक है, तो वो उसे जे संबोधन कर रहा है। तो एक पहला प्रसंग से व्याख्या देख लेते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी, कौन सा कवि है? छायावादी, क्योंकि इमेजिनेशन कर रहा है ना। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता है ले चल वहाँ बुलावा आया से लिया गया है। इस कविता में क्या कहना चाहा है कि अपने जो मन है उससे आग्रह किया है, उससे विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि वह उसे इस शोर भरी दुनिया से कहीं दूर ला जाए। तो कवि क्या कहता है कि हे मेरे मन, किसे संबोधन कर रहा है? अपने मन को। तू मुझे बुलावा देकर इस शोर भरी दुनिया से कहीं दूर ले जा। जे मन संसार से बंधा है, इससे छोड़ना नहीं चाहता, परंतु इससे परेशान भी रहता है। इसलिए कवि अपने नावक से ये कहता है कि वे उसे बहला फुसला कर कहीं एकांत में ले जाए। कवि कहता है कि मेरे जो खवैया है, तू मुझे, हे मेरे खवैया, तू मुझे सुनसान सागर तट पर ले चल, जहाँ पर सागर आकाश, ठीक है, ऐसे लग रहे हो जैसे वो कानों में कोई फुसफुसा रहे हो, बातें कर रहे हो, कहने का भाव कि अपनी प्रेम गाथा सुना रहे हो। हे मेरे नाव, तू मुझे इस भीड़ भरी दुनिया से कहीं दूर ले जा। कवि का कहने का भाव ये है कि मनुष्य संसार में उलझते हुए संसार में उलझा रहता है और दुख भी सहता है। कवि अपने मन में कहता है कि वे उसे सुनसान एकांत में प्रकृति की गोद में ले जाए, जहाँ सांझ से जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से डुलकाती हो तारों की पात गरेरे। इजी है व्याख्या, आप कर सकते हो, ठीक है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पट चल पाया, विभुता विभीसी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनाई। कि मेरे मन, मुझे ऐसे स्थान पर ले चल जहाँ पर घनी और मन को लुभाने वाली जो छाया फैली हो। संसार उस चंचल छाया में चलक रहा है। प्रभु की प्रभुता संसार में सौंदर्य के साकार हो उठी है कि प्रकृति में मुझे परमात्मा दिखाई देता है। फिर शर्म विश्वास क्षितिज बैला से, जहाँ सिरचन करते मेला सा, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति गनीरे। मुझे ऐसे स्थान पर ले चल जहाँ पर जो शर्म और विश्राम चित्र की तरह आपस में मिलते दिखाई देते हो, दिन रात का मिलन हो, मेहनत और जो विश्राम है से मिलन से सृष्टि का निर्माण हो रहा है और इसी से ही वो चल रहे हैं। तो कहने का भाव कि वो इस घने घने ज्ञान के प्रकाश को पाना चाहता है, जिसमें अज्ञानता और मोह का अंधकार पूरी तरह ही मिट जाए। और इसकी अब हम व्याख्या देखते हैं, सॉरी सार देखते हैं। ले चल वहाँ बुलावा आया, जय शंकर प्रसाद विरचित कविता। ले चल वहाँ बुलावा देकर के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसको संबोधन किया है? अपने मन को। मन को क्या बनाया है? नावक के रूप में संबोधन किया है कि वह उसकी जीवन नौका को संसार की भीड़ भाड़ की दुनिया से कहीं दूर प्रकृति के शांत सुखद आंगन में ले जाए। वे कहता है कि हे मेरे मन, मुझे से तू छल से जहाँ से दूर ले चल, ठीक है, क्योंकि वैसे मेरा मन तुझे संसार में बजा रहेगा, मोह माया के कारण। तू मुझे छल के द्वारा, धोखे के द्वारा जहाँ से ले चल। मेरी बुद्धि संसार के कामों में उलझी रहती है, वे बहला फुसला कर तू जहाँ से मुझे निकाल दे। मुझे उस एकांत में ले चल जहाँ पर विशाल समुद्र है, आकाश के कानों में अपने मन की बात कह रहा हूँ, अर्थात ऐसा लग रहा हो जैसे प्रेम कथा सुना रहा हूँ। हे मेरे मन, इस शोर भरी दुनिया को छोड़कर मुझे शांत क्षेत्र में ले चल। वे कहता है कि उसका मन उसे उस स्थान पर ले चले जहाँ संध्या की तरह जीवन अपनी थकी काया को विश्राम दे रहा हूँ। उसे स्थान पर ले चले जहाँ नीले आकाश पर से तारों की पंक्ति अपना प्यार बरसा रहे हो। मुझे ऐसी घनी शांतिपूर्ण छाया में ले चल जहाँ पर इस संसार में समय जो ईश्वर है वो संसार के क्रियाकलापों में हिस्सा बनता हुआ मुझे दिखाई दे, ठीक है। कवि अपने मन को वहाँ ले चलने के लिए कहता है जो शर्म और आराम क्षितिज की तरह मिलते दिखाई देते हो, अर्थात शर्म की समाप्ति हो जाती है और वहाँ विश्राम मिलता है। प्रातःकालीन उषा की अमर ज्योति से जहाँ नए जीवन का जागरण हो, मुझे वहाँ पर ले चल। प्रतिपात आपने कैसे करना है जी आप देख लो, ठीक है, और आगे वही उद्देश्य वगैरह।
नेक्स्ट कविता है आपकी, इस कवि की ये तीसरी लास्ट कविता है। विजयनी मानवता हो जाओ, विदाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस बोतल पर पूरन, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूरन। प्रस्तुत पदांश किसका लिया गया? शायवादी कवि जयशंकर प्रसाद का। कविता का नाम क्या है? विजयनी मानवता। बुक का नाम क्या है? काव्य कुंज। कहना क्या चाहा है कि वे इच्छा करता है कि मनुष्य सदा विजय होना चाहिए, भले सृष्टि में संसार में कितने भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन मनुष्य हमेशा ही विजय ही हो। ईश्वर ने मनुष्य के रूप में उस सब का कल्याण करने वाली जो सृष्टि की है, सृजन किया है, वे हर अवस्था में, हर देश काल में पूरी तरह सफलता को प्राप्त हो। यानी कि जैसे हम ब्लेसिंग देते हैं किसी को, है ना, सक्सेस के लिए, भले ही समुद्र मिट्टी में मिल जाए अथवा उनका जल पूरी तरह सूख जाए, आकाश के नक्षत्रों के समूह टूट कर बिखर जाए अर्थात प्रलय हो जाए, और चाहे ज्वालामुखी पर्वत खंड होकर बिखर जाए, और चाहे चारों ओर लावा बिखर जाए, परंतु मनुष्य को हमेशा ही विजय ही रहना चाहिए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खंड सनंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूचल में रहा वन। जिस प्रकार ज्वालामुखी से निकली चिंगारियां, ज्वालामुखी आपने कभी ना भी देखी होगी, है ना, तो जिस प्रकार ज्वालामुखी से निकली चिंगारियां अभिमान के साथ सब कुछ ला देती है। आपको पता ना है, कोई किसी पहाड़ी में धरती से एकदम वो जो अग्नि निकलती है, आग निकलती है, वैसे ही मानवता भी संसार की सारी बदाओं को जलाने में सफल हो जाए, आनंदपूर्वक पृथ्वी पर बना रहे। पंच तत्वों से जो बना मनुष्य है, इन तत्वों पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ईश्वर का ही रूप बन जाए। वे वायु जल भूमि का गुलाम बनकर ना रहे, वे प्रकृति का पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। जलद में फूटे कितने उत्तम, जलद आपको पता समुद्र होते हैं, ठीक है। द्वीप कश डूबे उतराए, कश जो कशुक में होते हैं, टोटाइज वगैरह होते हैं, किंतु वे खड़ी रहें दृढ़ मूर्ति, अभियुद्ध का कर रही उपाय। अभियुद्ध यानी कि उन्नति का उपाय कर रही है। यदि समुद्र से हजारों झरने फूट कर निकले और समुद्र के जल में भयंकर उथल पुथल हो जाए, तो अपनी पीठ पर उठाने वाला जो कश्यप है, और चारों दिशाओं के अपने पीठ पर टिकाए रखने वाला हाथी अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में पानी गोते खाने लगे। यानी कि ऐसा हो जाए, अगर दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मनुष्य हमेशा ही पॉजिटिव पॉइंट में रहे, कॉन्फिडेंस में रहे, विजयी रहे। जो हमारी मिथ है कि जो हमारा समुद्र है, हमारी धरती है, वो कछुआ के ऊपर टिकी हुई है, चाहे कुछ वगैरह, तो जो उस चीज़ की एग्जाम्पल ली है ना, तो अपनी जगह से उखड़कर समुद्र में पानी के गोते खाने लगे, अर्थात प्रलय हो जाए तो, और पृथ्वी समुद्र के सामने लगे भी मानवता दृढ़ता, फिर भी मानवता दृढ़तापूर्व उस प्रलय का सामना करती हुई शिला मूर्ति की तरह निश्चित खड़े रहे और प्रलय का सामना वगैरह करे। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार हंसता रहे, और सविलास शक्ति का क्रीड़ामय संचार। मानवता के लिए संसार की दुर्बलता उसकी दुर्बलता न बने, वे बल्कि दुर्बलता को सीख दे, उसे ताकत उसकी बढ़ाए, उसकी कमजोरियां इस प्रकार मानव को शक्ति, जो कमजोरियां इस प्रकार मानवता की शक्ति बन जाए कि वो विषय में पराजय निरंतर उसकी शक्ति को आगे बढ़ाए। शक्ति के विद्युतीकरण आपको पता, जो बिजली होती है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो न्याय निरुपाय समन्वय उसका करे, समस्त विचेनी मानवता हो जाए। मानवता की शक्ति के बिजली के समान चंचल, कंपैरिजन किया है मानवता की शक्ति को, एनर्जी को बिजली के साथ, जैसे बिजली चंचल होती है, ठीक है, इसी प्रकार मानवता की शक्ति के बिजली के समान चंचल और बेचैन कणक जो अन्याय में बिखरे हैं, असहाय से पड़े हैं, उन सब को मनुष्यता समेट ले, ठीक है। जो उसकी एनर्जी बिखरी हुई है, ठीक है, इधर उधर उसका दिमाग डिवर्ट हुआ है, वो एक साथ इकट्ठा कर ले अपनी सारी एनर्जी को, उन कणों का संग्रह ही मानवता की शक्ति बन जाए। और जिस प्रकार मानवता युवा शक्ति को जिसे कभी बिखरे असहाय विद्युतीकरण का रूप देता है, उन्हें संगठित कर मानवता के कल्याण के लिए लगाना चाहता है। तो इसका सार देखते हैं जी, लास्ट वाली कविता थी आपकी।
जयशंकर प्रसाद इस कविता में मानवता के विजय होने की कामना करता हुआ कहता है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति ये मानवता है ना। जैसे एनिमल्स भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, लेकिन सबसे जो परमात्मा की रची हुई चीज़ है वो इंसान है, जिसमें सब 5 तत्व पाए जाते हैं। बाकी किसी चीज़ में 5 तत्व वगैरह नहीं पाए जाते। कहीं में किसी में 4 पाए जाते हैं, कहीं में 3, कहीं में 2 पाए जाते हैं। तो ये मानवता इस पृथ्वी पर पूरी तरह विजय होना चाहिए। चाहे सागर फट जाए, ज्वालामुखी आ जाए, प्रलय आ जाए, परंतु मानवता की विजय जरूरी है। मनुष्य जब अग्नि, जल, वायु, आकाश आठ तत्वों से बना हुआ है, बताया ना कि 5 तत्वों से बना हुआ है ना। फिर उस पर तो कोई चीज़ हावी होनी नहीं चाहिए, वो तो खुद इन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये शक्तियाँ उसका कभी भी नाश नहीं कर सकती। भले ही समुद्र की कितने ही जलदराएं फूट निकले, पृथ्वी को अपनी पीठ पर टिकाने वाला जो कश्यप है, कछुआ है, अथवा दिशाओं को पीठ पर रोने वाला जो हाथी है, क्यों ना अपने स्थान पर हिल जाए, पर मानवता का जो विकास है, जो तरक्की है, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। संसार की सारी दुर्बलाएं से, जो कमजोरियां से सीख लेकर मानवता उसी को अपनी ताकत बनाए, अपनी हर गलती से सीखे और संसार को आगे लेकर जाए। और कहता मानवता की शक्ति को, ये जो भी कण बिखरे हुए हैं, एनर्जी बिखरी हुई है, उसे एक साथ समेट कर अपनी तरक्की पर लगाएं। ठीक है, तो ये आपके प्रतिपाद आ जाएगा और ये उद्देश्य हो जाएगा। तो ये आपकी जो कवि की कविताएं कंप्लीट हो गई। थैंक्स बेटा।